नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन भी दबाएँगे तो सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी। वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए। ये सब आपके प्रारब्ध को आगे बढ़ाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं द ओमकार चौधरी शो के ओमकार चौधरी साहब। ओमकार सर, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर सर मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ और अक्सर लोग दूसरे की तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन मैं यहाँ अपने ही और आपके एक वीडियो को दिखा रहा हूँ। ये 3 हफ्ते पहले हमने ये वीडियो किया था, जिसमें हमने देश को ये समाचार सुनाया था कि साहब मिल गए धनखड़। हालाँकि उसी समय एक तुकबंदी जोड़ दी थी कि राहुल भगे बिहार, क्योंकि राहुल तुरंत-तुरंत बिहार चले गए थे। जी, जी। ये चर्चा इसलिए मैंने आपके साथ आयोजित की, क्योंकि कपिल सिब्बल, उधर संजय राउत और कांग्रेस के और कई छोटे-बड़े मजले ये पूछ रहे थे, साहब धनखड़ साहब इस्तीफे के बाद कहाँ हैं? सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? बड़ी हसरत थी इन्हें। और इस वीडियो के ज़रिए जिसे अच्छे खासे दर्शकों ने स्नेह दिया, देखा भी, इसको खूब देखा। ये बात आपके यहाँ भी हुई, हमारे यहाँ भी हुई। और मैंने आपको कहा कि सर मैंने धनखड़ साहब को खोज लिया, लेकिन कांग्रेस नहीं खोज पा रही थी। जबकि हकीकत ये था कि जब तक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव और उनका घोषणा नहीं हो गई, तब तक धनखड़ साहब उसी सेंट्रल विस्टा के अपने कैंपस में रह रहे थे, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति के निवास में। उसके बाद टाइप 8 जिस आवास के वो अनुमन्य हैं, अधिकारी हैं, वो जब तक तैयार हो तब तक वो दिल्ली के एक फार्म हाउस में रह रहे हैं। उसके बाद की एक और तस्वीर दिखाता हूँ, जब नए उपराष्ट्रपति जी का शपथ ग्रहण समारोह था। तस्वीरें कई आई हैं, वीडियो कई आए हैं। लेकिन ये तस्वीर मैंने इसलिए छाँटी है कि शपथ के बाद उन्हें बधाई दे रहे हैं धनखड़ साहब, और उसमें 2 और उपराष्ट्रपति भूतपूर्व नज़र आ रहे हैं। वेंकैया जी हैं, वेंकैया जी के चेहरे को आप देख सकते हैं। दर्शकों आप भी ध्यान दीजिएगा, और उसी के साथ हामिद अंसारी, जिन्हें मुसलमान होने से डर लगता था, वो तो आज भी उनके चेहरे पर डर दिखाई देता है। अब सर राहुल गांधी लगातार अपनी बदतमीजियां करते जा रहे हैं। मैं बदतमीजी शब्द के लिए बिल्कुल खेद नहीं जताऊंगा। कल आपके साथ बातचीत करते हुए आपके चैनल पर मैंने बेहया कहा, उसके लिए भी मुझे बिल्कुल खेद नहीं है। जो व्यक्ति हमारे संवैधानिक प्रमुख, करोड़ों मतदाताओं के वोट से चुने गए प्रधानमंत्री के लिए तुम तड़ाम कहता हो, माँ की गाली दिलवाता हो, यहाँ तक कि बेशर्मी की हद बिहार के ट्विटर हैंडल से एआई जनरेटेड एक ऐसा अस्तरहीन वीडियो शेयर करता हो, उसे बदतमीज ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। 15 अगस्त को लाल किले से गायब, उसके बाद संसद से गायब, मुद्दों से गायब, सही बहसों से गायब, देश से रहस्यमयी तरीके से अलग-अलग जगहों से पर गायब, और उसी के साथ-साथ नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से गायब। धनखड़ साहब शानदार तरीके से जिस नैतिकता के साथ सार्वजनिक जीवन में आ रहे हैं उपराष्ट्रपति होने के बाद, उसको कैसे देखते हैं आप? और कांग्रेस के पास अब क्या चुल्लू भर पानी भी मौजूद नहीं है कि वो डूब के उसमें मर जाए, नैतिक रूप से कम इस तरह की? क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में नंबर गेम ने ये दिखा दिया है कि 240 पर लहराने वाला विपक्ष, 4 दिन में सरकार गिराने वाला विपक्ष, 6 महीने में राहुल को प्रधानमंत्री बनाने वाला विपक्ष अब कहीं न रहा। सर अवनीश जी, 2-3 चीजें हैं। एक अभी आपने टिप्पणी की थी कि साहब कांग्रेस को धनखड़ साहब नहीं मिल रहे थे। कांग्रेस के इन्हीं नेताओं को कुछ समय बाद कांग्रेस भी ढूंढे नहीं मिलेगी। ये बात आप नोट रखिए कि कांग्रेस पार्टी के जो कुकृत्य हैं, इनके वर्तमान नेतृत्व की जो सोच अप्रोच है, और जिस आत्मघात की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं तेजी के साथ, उसके बाद किसी को अब शक सुबह बचा नहीं है। 2013-14 में नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री पद के चेहरे चुने गए थे, तब कांग्रेस मुक्त भारत का एक नारा दिया था। मुझे लगता है उसमें थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन और बाद में उन्होंने क्लियर भी किया था कि मैं कांग्रेसी सोच, कांग्रेसी अप्रोच और तौर तरीकों की बात करता हूं। ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी गायब हो जाए या हो जाएगी या इससे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन बात मैं एक ही मानता हूं, ये जो सोच है और इस सोच के परिणाम स्वरूप
इस देश की महान जनता ने क्या क्या नहीं भोगा है। हमारे साथ बहुत सारे देश आजाद हुए थे, हमारे आसपास ही हुए थे। वो विकास की दौड़ में कहां पहुंच गए और हम लोग कहां खड़े हैं। ये भ्रष्टाचार, ये वंशवाद और नेगेटिविटी और कुछ ताकतों के हाथों की कठपुतली, जिसमें हथियार लॉबी भी है, जिसमें फार्मा लॉबी भी है, कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय जो एक तरीके से माफिया रहे हैं, उनके हाथों की कठपुतली रही है। अवनीश जी, आज क्यों और कैसे देश में रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए 200 से अधिक उत्पाद अपने देश में ही उनका विकास क्यों हो रहा है? 2 डिफेंस कॉरिडोर, एक उत्तर प्रदेश में जहां आप रहते हैं उसके बगल में और एक तमिलनाडु में, वो कैसे बन गए? और इतने बड़े पैमाने पर आज हम ब्रह्मोस की जितनी डिमांड हो रही है और दूसरे हमारे हथियारों की, उनको हम सप्लाई करने की स्थिति में कैसे आ गए हैं? आज हम जेट बनाने की स्थिति में क्यों आ गए हैं? अब फ्रांस भी हमें टेक्नोलॉजी देने को तैयार है उसकी इंजन की, और अमेरिका भी 80% के लिए तो तैयार हो ही गया है। ये सारी चीजें होती हैं तब जब सक्षम नेतृत्व हो, सकारात्मक सोच हो, देश को आगे ले जाने का जज्बा हो, एक जुनून हो और राष्ट्र को एक राष्ट्र की तरह आगे बढ़ाने का संकल्प हो, जिसको सिद्धि तक ले जाने की क्षमता भी अपने भीतर कोई लीडर पैदा करे। हम तो ये देख रहे हैं कि छोटी छोटी और टुच्ची बातें और जो इरिलीवेंट है, जो एक्चुअल में मुद्दा नहीं है या नहीं होनी चाहिए, आजादी के इतने वर्षों बाद भी अगर आपको जातीयता का, धर्म का, भाषा का विश्वमन करना पड़ रहा है, तिकड़मबाजी करनी पड़ रही है और आप नेगेटिविटी में ही लोटपोट हुए जा रहे हैं, तो ऐसे में ना आप देश को कहीं ले जा सकते हैं, ना देशवासियों का समर्थन प्राप्त आप कर सकते हैं और ना आप अपनी पार्टी का भला कर सकते हैं। जिस तरह से कांग्रेस अब लोगों एक होता है कि चलिए 5 साल की सरकार देख ली, जो वादे आपने 5 साल पहले किए थे वो आपने पूरे नहीं किए हैं, तो लोग कहते हैं कि चलो भाई अब दूसरी पार्टी को मौका देते हैं, इनको हटाते हैं। ये तो होता है एक स्वाभाविक सा जो एक परंपरा चली आ रही है या सोच चली आ रही है। दूसरा होता है कि आपसे लोग घृणा करने लगे, नफरत करने लगे, आप उनका भरोसा ही खो दें, आप उनकी निगाहों से ही गिर जाएं। एक्चुअल में कांग्रेस के साथ यही हो रहा है। और जो ये प्रकरण आपने अभी बताए हैं प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में, जिस तरह का विमर्श पिछले 24-36 घंटे में इस देश में चला है और जिस तरह के रिएक्शन बिहार से भी आ रहे हैं, बिहार के बाहर से भी आ रहे हैं। देखिए अवनीश जी, बात यह है कि मैं भी और आप भी एक गर्भ से जन्मे हैं, एक जननी है, एक माँ है, और जब माँ का हम उच्चारण अपने होठों से करते हैं तो रोम रोम खड़ा होता है और एक समर्पण, एक आस्था, एक ऐसा स्थान जो दुनिया में कोई दूसरा ले ही नहीं सकता है। ईश्वर की जगह अगर किसी को रखा जा सकता है तो वो माँ है। उस पवित्र रिश्ते को कलंकित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने किया है और करवाया है। ये इतना बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है इस देश में, ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा है कि आप कह रहे थे कि साहब धनखड़ साहब कांग्रेसियों को मिल नहीं रहे थे।
तो कुछ समय बाद आप देखिएगा इन नेताओं को अपनी ही पार्टी नहीं मिलेगी। जिस तरीके से ये भारतीय संस्कारों का, भारतीय संस्कृति का, भारत की मूल पहचान का जो विरासत है, हमारी जो गौरवशाली हमारी ऐतिहासिक थाती है, जिस तरह उसका निरादर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो जो पीठ हैं, सर्वोच्च पीठ है, वो चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, या भारतीय संसद जिसको लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा गया, यहां तक कि न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, इनकी बहन जी ने क्या टिप्पणी की थी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई सच्चा भारतीय इस तरह की टिप्पणी नहीं करेगा जिस तरह की हमारे सैनिकों की, चीन के सैनिकों के द्वारा पिटाई की बात कही गई थी। तो प्रियंका वाड्रा ने कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कौन सच्चा भारतीय है और कौन सच्चा भारतीय नहीं है। ये मीडिया के बारे में, मीडिया हाउसेस के जो ऑनर हैं उनकी जाति के बारे में जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां करते हैं, आपको लगता है कि ये कहीं एक जरा सा भी कोई ज्योति कहीं दिखाई देती है अंधेरे में कि हाँ एक ज्योति है जो शायद इस अंधकार के पार चली जाए। एक कहावत है कि एक घनी स्याह रात के बाद सवेरा होता है, लेकिन यहां तो ऐसा लगता है कि रात का अंत होने का नाम नहीं ले रहा है। जो इनकी सोच है, जिस तरह की इनकी कुल मिलाकर के कार्यकर्दगियां हैं, वो सब बहुत निराशा का वातावरण कहीं भारतीयों के भीतर नहीं। भारतीयों ने तो तय कर लिया है, उनको तो एक सक्षम नेतृत्व प्राप्त हो गया है, एक विकल्प प्राप्त हो गया है। बल्कि विकल्प भी मैं कहूंगा तो एक गलत बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वो विकल्प नहीं बनना चाहेगा जिस तरह की के फैसले कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए लिए हैं, जिस तरह की दलाली की है, सौदों की खरीद में भी जिस तरह से पैसा कमाया है, और एक तरीके से दोनों तरफ परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने के बावजूद भारतीय सेना को चौड़े में खड़ा कर दिया, निशस्त्र खड़ा कर दिया। उनके लिए जो बेसिक अस्त्र शस्त्र होते हैं वो भी नहीं खरीदे, केवल इसलिए कि कोई अच्छा सौदा पटा नहीं। अब आते हैं इस मूल सवाल पर, प्रकरण पर, जो कल घटा है और जिसके दो चित्र आपने दिखाए। मैंने उस कार्यक्रम के आखिर में ही एक टिप्पणी कर दी थी, और जो हेडिंग था इसका आपने लगाया था, उस पर मैंने कहा था कि साहब, जो पहले वाला है जी, मिल गए धनखड़ साहब, तो मैंने ये कहा था कि ये धनखड़ साहब तो जहां रह रहे हैं वहीं हैं। कपिल सिब्बल को अपने ड्राइवर को कहना चाहिए कि जरा चलो धनखड़ साहब से मिल के आते हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा यही होता ना कि कोई परिवार का और सदस्य गेट तक आ जाता कपिल सिब्बल का नाम सुन करके, धनखड़ साहब ना आते तो आपकी आत्मा शांत हो जाती है पता करके कि धनखड़ साहब स्वस्थ भी हैं, वो बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, वो वॉक भी कर रहे हैं, वो अपने रिश्तेदारों से मिल भी रहे हैं, करीबी रिश्तेदारों से मिल भी रहे हैं। लेकिन आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, आपको रायता फैलाना था, आपको अमित शाह से पूछना था कि साहब उनका पता बताइए हमें, क्या उनको बंधक बनाया गया है, क्या उनको बोलने से रोका जा रहा है। तो मैंने टिप्पणी ये की थी अवनीश जी कि ये धनखड़ साहब में सत्यपाल मलिक ढूंढ रहे थे, और सत्यपाल मलिक उनके भीतर नहीं मिला इनको। और कल भी राष्ट्रपति भवन में जो बॉडी लैंग्वेज थी धनखड़ साहब की, जो एक मुस्कान हमेशा उनके चेहरे पर रहती है, वही मुस्कान, कोई शिकन तक नहीं, और उसी बेलौस तरीके से
नए चुने गए उपराष्ट्रपति से मिलना, 2-4 शब्दों का आदान प्रदान दोनों के बीच में होना और वेंकैया नायडू के चेहरे पर उभरने वाली एक गर्वोन्मुक्त वाली जो है एक मुस्कान, क्योंकि वो भी प्रेसिडेंट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, 5 साल तक सभापति भी रहे हैं और वो जानते हैं कि ठीक है धनखड़ साहब आरएसएस की पृष्ठभूमि के नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो मूल संस्कार हैं, विचार हैं, उनसे उनका वास्ता एज सच नहीं रहा सन 2000 से पहले। लेकिन वो जानते हैं कि इतने सालों तक अगर वो भारतीय जनता पार्टी में रहे, अगर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के राज्यपाल रहे और फिर जितना भी 2.5-3 साल का उनको उपराष्ट्रपति के पद पर देश की सेवा करने का अवसर मिला, उसमें कम से कम वो भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीकों से परिचित तो हो चुके हैं, वरना वो भी फ्रस्ट्रेशन में सतपाल मलिक की तरह कुछ भी बक सकते थे, कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकते थे और विपक्षी दलों को राजनीति करने का अवसर दे सकते थे। धनखड़ साहब के बारे में बहुत सारे किस्से कहानियां बनी हैं इस बीच, हमने आपने भी अपने चैनलों पर वो चलाई है, लेकिन कल का जो उनका राष्ट्रपति भवन का कुल मिलाकर के आचरण था, प्रोटोकॉल का पालन करना, संयमित तरीके से नए चुने गए उपराष्ट्रपति को बधाई देना, कुछ शब्दों का आदान प्रदान होना हंसते हुए, ये शो करता है कि जगदीप धनखड़ ही हैं, सत्यपाल मलिक जैसे लोग उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। वो जानते हैं कि विपक्ष इस समय क्या चाह रहा है, वो ये भी जानते हैं कि इकोसिस्टम किस पल का इंतजार कर रहा है, वो ये भी बहुत अच्छे तरीके से इससे परिचित हैं कि अगर उन्होंने कुछ जबान खोली, कोई भी लूज टॉक की, तो उसका असर किस तरह का पड़ेगा और किस किस पर पड़ेगा, वो ऐसा मौका नहीं देना चाहते हैं। जी बिल्कुल सर। और जिस तरीके से आपने सिलसिलेवार इन सारी चीज़ों को बताया और पहले कांग्रेस और ख़ास तौर से मैं सोनिया कांग्रेस कहता हूँ, मैं कांग्रेस कहने से बचता हूँ, क्योंकि सोनिया कांग्रेस एकदम अलग कांग्रेस है, बिल्कुल ए हुई वाली पैटर्न की कांग्रेस है। बीच में अगर जो कुछ भी कांग्रेस में बदलाव हुआ, नेहरू, गांधी, उसके बाद इंदिरा, उसके बाद राजीव, वो अलग थी। ये फिर वापस वहीं वेटिकन की तरफ झुकी हुई कांग्रेस है सोनिया की। सर आपने कहा कि राहुल न किसी लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, न संस्थाओं का सम्मान करते हैं और बड़ी बात आपने ये कही कि धनखड़ साहब को खोजना तो छोड़ दीजिए, कुछ दिन में कांग्रेस भी नहीं मिलेगी। राहुल जिस तरीके से भावनाओं के खिलाफ सनातन में जो माँ का स्थान है, आपने बड़े अच्छे से बताया। मुझे ऐसा लगता है कि क्या मतलब शक होता है कि क्या राहुल ये जानते नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या राहुल को इस मौजूदा कांग्रेस में जो कुछ भी बचे-खुचे हैं, वो राहुल की ही मानसिकता के हैं, उन्हीं के टेस्ट के लोग हैं या इन्हें कोई समझाने वाला नहीं है? या राहुल अब पूरी तरीके से अपनी पार्टी के तानाशाह हो चले हैं और वो किसी की सकारात्मक बात को लेते भी नहीं हैं? इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं। सवाल ये होता है कि क्या राहुल का इंटरेस्ट भारत की राजनीति करने में है भी या केवल ये विदेशी और वेटिकन के एजेंट बन के भारत को तोड़ना चाहते हैं? आज विपक्ष में है और अगर गलती से भी कभी सरकार में जो कि आने नहीं है और प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो भी उनका वही एजेंडा है। क्या सोनिया गांधी और 10 जनपद परिवार की कांग्रेस भारत में रहते हुए भारत को तोड़ने के लिए ही केवल राजनीति कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं? देखिए, बात साहब ऐसी है कि पहली तो ये कि राहुल गांधी राजनीति में अगर नहीं आना चाहते थे, उनको जबरन अगर थोपा गया है उनकी मां के द्वारा, तो इतने निरीह तो ये कभी नहीं रहे होंगे कि मना ना कर सकें या उनसे स्पष्ट ना कह सकें कि नहीं, मुझे राजनीति समझ में नहीं आती है, ना मुझे ज्ञान है, ना मेरे पास इतना संयम है।
और ना ही मैं इतना परिश्रम कर सकता हूं, पसीना बहा सकता हूं, तो वो बात कर सकते थे। बात ये है अवनीश जी कि एक तो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुई संतानें जो नीचे से संघर्ष करके ऊपर तक आई हैं, उनका मुकाबला कर ही नहीं सकती। उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस रेलवे स्टेशन पर उनके पिताजी चाय की स्टॉल लगाते थे, यात्रियों को चाय सर्व करके 2 पैसे कमाते थे। उनकी माताजी किस तरह पड़ोसियों के बर्तन मांज करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी, या फटे पुराने कपड़ों की तुरपाई करके किस तरह उन्होंने जीवन जिया और अपने बच्चों को संस्कारित किया। तो वैसी स्थिति ना तो राहुल गांधी के साथ है, ना अखिलेश यादव के साथ है, ना उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ है, ना फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला के साथ है, ना दूसरे जो वंशवादी चेहरे हैं उनके साथ ऐसी कोई। तेजस्वी को जोड़ लीजिए सर, तेजस्वी जी के हाँ, साथ भी वही तेजस्वी भी। स्थिति। जी हाँ, तो इनके इनके संस्कार इनकी भाषा से और मुंह से निकले हुए शब्दों से ही पता लग जाते हैं कि कितने अच्छे संस्कार इन लोगों को मिले हैं। या जो जन जन की पीड़ा है, जो वास्तव में जनमानस है वो क्या सोच रहा है, उससे ये लोग किस किस कदर कटे हुए हैं। अब ये साबित करने के लिए कि मैं गांधी राजवंश का पैदा जरूर लिया हूं, पर मैं गरीबों के प्रति कितना फिक्रमंद हूं। कभी मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं, कभी कुली के पास पहुंच जाते हैं, कभी कारपेंटर के पास पहुंच जाते हैं, कभी खेत में धान की रोपाई करते हुए दिखाई देते हैं। ये केवल वीडियो बनवाने के लिए, प्रचारित करवाने के लिए। क्या वास्तव में इनको पता है कि भारतीय किसान का घर कैसा होता है? किसान के घर में जो पसीने से लबालब कपड़े होते हैं खेतों में काम करने के बाद, वो आकर के कहाँ टांगते हैं, उस खूंटी का नाम पता है इनको? या जिस हल से पहले बैलों की जोड़ी के साथ खेत को जोता जाता था, उस हल में धरती का सीना फाड़ करके उसमें उसे उपज के लिए तैयार करने वाली जो एक लोहे की थाली, जिसको हम बोलते थे गांव में, अलग अलग क्षेत्रों में उसके अलग नाम होंगे, वो कहाँ लगती है, कैसे लगती है, उसको तैयार कौन करता है? लोहार और कारपेंटर दोनों का काम होता है हल को तैयार करने में। इनको बेसिक जानकारी कुछ भी नहीं है। बीज कैसे रोपा जाता है, डाला जाता है, उसके लिए खेत कैसे तैयार किया जाता है, इनको कोई जानकारी नहीं है। तो इसी तरीके से जो राजनीति है, जो राजनीतिक पार्टियों का कुल मिलाकर के जो बिहेव होता है, जो उनका उद्देश्य भी होता है, जो उनकी दिशा भी होती है, जो उनके कार्यक्रम होते हैं, जो उनका वो 3 बातें कही जाती हैं कि आपकी नीयत कैसी है, आपकी नीति कैसी है, आपका नेतृत्व कैसा है। उन तीनों पर अगर आप कसौटी पर खरा उतर रहे हैं, उनमें से दो में भी उतर रहे हैं, तो भी शायद लोग आप पर भरोसा कर लें। आप तो एक पर भी नहीं। ना आपकी नीयत लोगों को समझ में आ रही है कि क्या है, ना आपकी नीति समझ में आ रही है, और नेतृत्व तो छोड़ ही दीजिए। 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हरवा चुके पार्टी को, 3 लगातार लोकसभा चुनाव हरवा चुके, 2 राष्ट्रपति चुनाव, 3 उपराष्ट्रपति चुनाव, 3 ही स्पीकर के चुनाव, यानी सेंचुरी लगा चुके हैं। और शर्म पास से भी होकर नहीं गुजरती है। कॉन्फिडेंस ऐसा दिखाते हैं, बॉडी लैंग्वेज ऐसी दिखाते हैं कि जैसे आप तो दूध के धुले हुए हैं, जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। अकेले नेशनल हेराल्ड की
2,000 करोड़ की संपत्ति तो दिल्ली दिल्ली की है, जो माँ बेटे ने हड़पने की कोशिश की थी। तो ऐसे में अवनीश जी बहुत सारे सवाल जी खड़े होते हैं। और जहां तक संवैधानिक संस्थाओं का, पीठों का सम्मान करने की बात है, तो पहले कम से कम उनके बारे में सही से जानकारी तो ले लीजिए, अध्ययन तो कर लीजिए कि जिस पार्लियामेंट की ड्योढ़ी पर पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माथा टेका था, उस संसद के साथ किस तरह से खिलवाड़ करते आ रहे हैं 2014 से ही, उसकी अस्मिता को तार-तार कर दिया इन लोगों ने, उसको अखाड़े में तब्दील करके रख दिया। कोई सेशन आप चलने नहीं देते, विधायी कार्यों को निपटाने नहीं देते, देश के सामने जो समस्याएं, मूल समस्याएं हैं, उन पर आप चर्चा तक नहीं करने देते। तो इन्होंने पूरी डेमोक्रेसी का लेकर के घूमते हैं संविधान की वो नकली फर्जी प्रति। किताब, फर्जी। तो और आप सारे धतकर्म संविधान के खिलाफ ही कर रहे हैं। अभी पूरे देश के सामने मतपत्र से और मतपेटी का से ही उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। आपके कैंडिडेट को भी 300 वोट मिले हैं। जब तैयारी करनी थी तब मलेशिया में घूम रहे थे, और जब वोट डालने के लिए आए तो बहुत बदहवासी की स्थिति में दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल साफ था। और जब रिजल्ट आए तो आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गया। तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है अवनीश जी, कुछ भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा, आपने मलेशिया का जिक्र कर दिया। पहली बार ऐसा देखा गया है कि राहुल गांधी को जो जेट की उच्चतम सुरक्षा की जिम्मेदारी, वो कवर मिला हुआ है। सीआरपीएफ जो लुक आफ्टर करती है, सीआरपीएफ ने लिखित तौर पर खड़गे को और खुद राहुल गांधी को ये चिट्ठी दी कि साहब ये बार बार अपने सुरक्षा एजेंसियों को ही नहीं बताते और गुप्त यात्राओं पर जाते हैं। ये पहली बार हुआ है। सवाल बहुत बार उठता है। सवाल ये भी उठता है कि सरकार क्या कर रही है, एजेंसियां क्या कर रही है। ये सवाल उठता है, आम जन में भी उठता है, और कांग्रेस वाले तो जोर जोर के चिल्लाते हैं। मैं देख रहा हूं, जब इसको बहस का मुद्दा बनाया गया देश की मीडिया में या तमाम जगहों पर, तो कांग्रेस उछल के कह रही है कि साहब इसीलिए तो एसपीजी बहाल कर लीजिए। जबकि जिस कवर के अंदर राहुल आते हैं, उसमें अगर वो विदेशी दौरे के बारे में बताएंगे तो संबंधित देश के दूतावास को बताया जाता है, ताकि पर्याप्त वहां पर ये जो इनिशिएटिव लिया है इस सुरक्षा एजेंसी ने राहुल के को सिक्योरिटी कवर देने वाली, इसमें गृह मंत्रालय भी इन्वॉल्व है, सब पार्टियां इन्वॉल्व हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार अब लिखत पढ़त में, दस्तावेज में और कार्रवाई की तरफ बढ़ रही है, इनके जो सो कॉल्ड गुप्त दौरे होते हैं? देखिए अवनीश जी, एक होता है लिहाज, एक होता है गोपनीयता, और गोपनीयता की शपथ। गोपनीयता की शपथ से सरकार और पूरा एस्टेब्लिशमेंट जुड़ा रहता है। और लिहाज इस बात का कि यार 3-3 प्रधानमंत्री इस परिवार के रहे हैं, ठीक है ये गुस्ताखियां कर रहा है, शायद कभी समझ आ जाए, शायद कभी सुधर जाए। इसलिए चूंकि सरकार के पास तो सारी जानकारी होती है, हर जगह तो इनके पासपोर्ट पर ठप्पा लगता है, इमिग्रेशन होते हैं, सारी चीजें होती हैं, आप कहाँ की उड़ान पकड़ रहे हैं, कहाँ लैंड कर रहे हैं, सारी जानकारी। और दूसरी बात ये जो मैं शो पे नहीं कहना चाहता लेकिन कह देता हूं, जहां जहां ये जाते हैं वहां हमारे क्या स्पाई नहीं है, या हमारा तंत्र नहीं है, या उनको पता नहीं लगता है कि ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सर, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तंत्र होते हैं, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल होते हैं, होने चाहिए। तो सबको पता रहता है आप किस किस से मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब पता है, सारी सूचनाएं हैं। अब आते हैं सिक्योरिटी पर। इंदिरा गांधी को समझाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कि अपनी सुरक्षा गारद से आप सिख कम्युनिटी के सुरक्षा कर्मियों से कुछ समय के लिए परहेज करिए, बचिए जी। नहीं मानी थी।
ये जो कहते हैं ना कि हमारे इतने लोगों ने बलिदान दे रखे हैं, मूर्खताओं की वजह से दे रखे हैं। आपने भिंडरावाले को खड़ा किया, इसको पहले एक्सेप्ट करिए। हम्म, फिर आपने स्वर्ण मंदिर में, हरमिंदर साहब में आतंकवादियों के जमावड़े होने दिए, वहां हथियार जाने दिए। बिल्कुल। और फिर तोप भी चलाया। उसके बाद आपने बराड़ साहब को, जो मेरठ में तैनात थे उस समय, उनको रातों रात कहा कि, और वो विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे अपने परिवार के साथ, उनको रातों रात अमृतसर पहुंचने के लिए कहा गया। वहां आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया। एक संवेदनशीलता की पराकाष्ठा होती है। हरमंदर साहब, अकाल तख्त, उन सब पर अटैक हुए, वहां पर टैंक लगा करके ये सब किया गया। और उसके बाद जो कुछ इंदिरा गांधी के साथ हुआ, हम उसमें आज के शो में नहीं पड़ेंगे, लेकिन मेरा कहना यह है कि इंदिरा गांधी की जो शहादत हुई या जिन भी तरीके से वो मारी गई, तो इसके लिए कुछ गलतियां इंदिरा गांधी की और कांग्रेस पार्टी की भी बिल्कुल थी। रही। दूसरे, राजीव गांधी, यानी एक सलाह दी गई थी इंदिरा गांधी को कि सिख सुरक्षा कर्मियों से कुछ समय परहेज करिए, नहीं मानी। राजीव गांधी, जो लिट्टे के आतंकवादियों के निशाने पर थे शांति सेना भेजे जाने के बाद, और जिस तरीके से वहां प्रभाकरण के खिलाफ और उनकी पूरी लिट्टे की फोर्स के खिलाफ वहां कार्रवाइयां हुई, वहां भी हजारों अपने सैनिक मरवा दिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कुछ हुआ श्री पेरमदूर में, मैं तो वहां गया हुआ हूं, जो कुछ हुआ वो किसकी लापरवाही थी? और चलिए आज वो सवाल नहीं खड़ा करते कि साई की तरह हमेशा पति के साथ रहने वाली सोनिया गांधी क्यों हाँ, गायब थी। वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दो, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और अब यही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। बिल्कुल। ये सवाल खड़े करती हैं कि साहब एसपीजी क्यों हटा ली गई, बड़ा खतरा है। एसपीजी के कुछ नियम कायदे कानून है। नहीं नहीं, वो तो केवल जबरिया लिया हुआ था और वो हटा जी दिया, हाँ, उसका कोई सवाल ही नहीं होता, वो कोई सवाल ही नहीं पांच होता। आप कहीं 5 साल इस तक देश के आप रह दामाद थोड़ी सकते। ना है। बिल्कुल। अच्छा, एसपीजी ने भी शिकायत की थी उस समय कि ये लोग उल्लंघन करते हैं। हाँ बिल्कुल की थी, बिल्कुल। अब सीआरपीएफ ने की है। हम्म, तो आप अगर अपनी जान खुद खतरे में डाल रहे हैं केवल गुप्त रिश्तों को बनाए रखने के लिए, कि उनकी प्राइवेसी वो देश और दुनिया के सामने ना आ जाए, आप सुरक्षा कर्मियों को, सुरक्षा कवच को छोड़ करके जाते हैं। बिल्कुल सर। तो सवाल ये है कि अल्टीमेटली जो बात आप कह रहे थे, क्या अब स्थिति ये ऐसी आ गई है कि हम्म, सरकार लिखतम पढ़तम में जो है चीजों को, तो सरकार को थोड़ा संवेदनशील तो होना पड़ेगा, वरना चाहे आप इनको पप्पू कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एक ऐसे खानदान से तो ताल्लुक रखते ही हैं। और छोड़ दीजिए खानदान को भी, छोड़ दीजिए इनके तौर तरीकों को भी, कर्मों को भी, इनकी बयानबाजी को भी, इनकी गाली गलौज को भी, इनकी अप्रोच को भी। भारतीय नागरिक तो हैं, बिल्कुल उनकी सर। जान की भारतीय नागरिक क्या, तो है। हमने इतना वोट दे दिया, हम ही ने तो वोट दिया, हम ही मतदाताओं बिल्कुल। ने वोट दिया कि लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो अगर ये व्यक्ति गंभीर तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर इसके साथ कुछ भी हो जाता है तो फिर पलट के फिर सरकार क्या कर रही थी, सरकारी एजेंसियां क्या कर रही थी। इसलिए इसका इलाज बहुत जरूरी है। और इसी के साथ साथ अगर बोनस में इसकी संदेहास्पद गुप्त यात्राओं पर अगर लगाम लगे, और उसकी जानकारी तो है, लेकिन सरकारें, आपने जैसा कहा कि नैतिक मर्यादा और संवैधानिक मर्यादा, काम की की मर्यादा में बधी होती है, तो हर चीज चौक चौराहे पर बिल्कुल नहीं कही जा सकती। ये आपने जिस तरीके से तीनों आयामों पर ये कहा है, और निश्चित तौर पर सरकार को केवल संवेदनशील नहीं, अग्रेसिव होना पड़ेगा सर। वरना एक आदमी जो राष्ट्र को राष्ट्र नहीं मानता, जो 26 टुकड़े कहता है, और उसके बाद इस तरीके से अगर ये घूमता रहता है, और इसके दुनिया भर के लिंक मिल रहे हैं, मलेशिया दौरा हो, चाहे आपने म्यांमार वाला वो जो दौरा है जिसमें वोट बिल्कुल। चोरी वाला इसका पूरा प्रेजेंटेशन है, तमाम चीजें खुल के आई हैं। मुझे लगता है कि दर्शकों, अब सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए, जो हम सबकी अपेक्षा है। अब सरकार उस तरफ भी जाए। बाकी मुकदमेबाजी तो सर इनकी इतनी चल रही है कि पूरा परिवार जमानत पर है, और ये देश को गिरवी रख के आगे
अपने खानदान को मजबूत करने के सपने पालने वाले लोगों को अब ये देश बर्दाश्त नहीं कर रहा है सर। 14 नहीं किया, 19 नहीं किया, 24 नहीं किया, बाकी आगे के भी सपने ये छोड़ दें। बहरहाल धनखड़ साहब मिल गए हैं कांग्रेस वालों, जाओ 1-1 किलो मौसम्मी लेके फार्म हाउस में रहे हैं, वहाँ चले जाओ। जब 8 टाइप 8 बंगला मिलेगा सर, तो फिर मैं आपके पास आऊँगा और कहूँगा उपराष्ट्रपति जी का ये अस्थायी निवास है और फिर आप सारे कांग्रेसी और गिरोहबाज वहाँ जाओ। सर, आज आपने हमें समय दिया अपने व्यस्ततम शेड्यूल से और इतनी गंभीरता से और इतने विस्तृत आयामों पर चर्चा की। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि ओमकार सर के साथ जब भी मैं बात करता हूँ, तो उसका अंत कर पाने में, उसको समेटने में ज़रा मैं असहज हो जाता हूँ क्योंकि बात ऐसी होती है कि कब रोकूँ और कब ना रोकूँ, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म की अपनी मर्यादा है। सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। हमें और ओमकार सर दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार।